एक सियासी जमात जो कभी IMF को लेटर लिखती है, जो कभी GSP प्लस स्टेटस के हवाले से लेटर लिखती है, इनकी तरफ से मखसूस एक प्रोपेगेंडा किया गया। वालिदैन को कहा गया कि आपके बच्चे फौत हो गए। बांग्लादेश का एक स्टूडेंट था, उसकी तस्वीर लगा के कहा गया कि ये पाकिस्तान का स्टूडेंट है जो अल्लाह को प्यारा हो गया। अल्लाह ताला से डरें। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की गई, उसको निकाला गया, किसी किनारे ये बात सारी लगनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, कल सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास में नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में अपनी साबिका हुकूमत के खिलाफ बिलवास्ता या बिला वास्ता साजिश करने वाले किरदारों का हवाला देकर बात की है और जजेस के एहतसाब पर जोर देकर भी बात की है। अब एहतसाब भी नैब के जरिए करने का कहा है। अब सवाल ये है कि मुल्क की सियासी तारीख में एक बात बार बार साबित हो चुकी है कि नैब के जरिए एहतसाब नहीं होता, सिर्फ इंतकाम होता है। खुद मियाँ साहब भी इसका जो है वो गिला कर रहे थे कि उनको बेबुनियाद केसेस में जो है वो घसीटा गया है। तो फिर अपने मुखालफिन के लिए वैसी ही ख्वाहिश करना क्या सियासी दानिशमंदी है? और वो भी उस वक्त में जब मुल्क में इदारों के दरमियान टकराव की फिजा जो है वो गालिब तासुर पाया जाता है। लेकिन ऐसे में हुक्मरान जमात के सरबराह को क्या तनाव कम करने की बात करनी चाहिए थी? मुल्क की तारीख भी उठाकर अगर हम देख लें तो शायद मौजूदा हालात जैसी सूरत हाल पहले कभी नहीं रही। इसलिए अब ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि सदर पाकिस्तान कोई किरदार अदा कर सकते हैं ताकि इदारों के दरमियान इस तनाव में कमी आए, क्योंकि सदर वफाक की अलामत हैं और रियासत के सरबराह भी हैं। तो ऐसे में ऐवान सदर से ऐसा कोई कदम उठाया जाएगा कि सूरत हाल में बेहतरी आए। लेकिन अहम सवाल तो ये भी है कि सियासी मामलात जब तक अदालतों के गिर्द घूमते रहेंगे तब तक क्या तनाव का खतरा नहीं रहेगा? मजीद ये कि सियासी जमातें अपने इंतकाम को छोड़कर इस्तेकाम के लिए इन इश्यूज़ पर आगे बढ़ने को तैयार भी होंगी या नहीं, इस पर प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में जो है वो बात करेंगे। नसरिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग द टाइम। इरशाद आरिफ साहब हमारे साथ कुछ ही देर में मौजूद होंगे और सना बुच्चा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद होंगी, बल्कि मौजूद हैं। सना बुच्चा साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं सुनवाना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने क्या बात की, ज़रा वो सुन लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। 3 बंदे बैठ के 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करने वाले वजीर आजम को फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। किसी दुनिया के मुल्क में वजीर आजम या सदर जो है वो जजेस नहीं निकाल सकते। क्या हुआ कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की गई, उसको निकाला गया, किसी किनारे ये बात सारी लगनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा मलिक साहब, जब मियाँ साहब आए थे और वो मीनार पाकिस्तान पे उन्होंने स्पीच की, कबूतर भी उड़ाए, तो उस वक्त ये लग रहा था, तासुर ये मिला कि इस वक्त जो है, और कहा भी उन्होंने ये कि मैं माजी को भुला के मैं आगे चलना चाहता हूँ, माजी की बातें नहीं करना चाहता, और एक तरह ये कि जी मैंने माफ़ भी कर दिया और आगे की बात करें। अब इलेक्शन के बाद, मतलब आफ्टर दैट सो कॉल्ड विक्ट्री स्पीच, उसके बाद ये पहली स्पीच मियाँ साहब की थी, बहुत एंटिसिपेशन थी कि क्या बात करेंगे। एक लीडर जो उनके स्टैचर का है, उससे आप एक्सपेक्ट ये करते हैं कि जिस इस वक्त मझधार में मुल्क है वो आगे का कोई लाएमल बताएंगे, किस तरह चलना है, आगे का कोई जो है वो वे फॉरवर्ड बताएंगे। उनकी तरफ से फिर ये इस रविश पे कायम होना कि जी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, मेरे साथ बुरा हुआ, वही चीज़, नो फ्यूचर प्लान, नो फॉरवर्ड लुकिंग, कुछ भी उस तरह नहीं। क्या वजह यह है कि तवक्कुआत कुछ और थी कि इलेक्शन का रिजल्ट कुछ और था और आएगा, वो इलेक्शन से पहले की बातें थी, ये इलेक्शन के बाद की बातें हैं, तवक्कुआत पे इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आया? शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए बुनियादी बात क्या है, वो ये है कि जो मियाँ नवाज शरीफ साहब बातें कर रहे हैं, दुरुस्त बातें, मियाँ नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हुई और जिस तरीके से पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को 2 सियासी जमातों को टारगेट करके उनको एक कटहरे में खड़ा किया गया, फिर उनको इक़्तिदार से निकाला गया, ये सारी बातें दुरुस्त हैं। नवाज शरीफ साहब के साथ ज़्यादती भी हुई है, हम इससे भी इत्तफ़ाक़ करते हैं, और हम इस बात से भी इत्तफ़ाक़ करते हैं कि जिस तरह जुडिशल एक्टिविज़म इस मुल्क में हुआ और जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, धरने हुए, फिर इस्लामाबाद में जो धरनों की कैफियत थी आपने भी देखी, तैयब कादरी साहब उसमें जिस तरीके से रियासत को ललकार रहे थे, और उसके नतीजे में फिर एक पूरी तसलसल के साथ जब चीज़ें चलती रहीं और बिल आखिर मियाँ नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाल दिया गया। यहाँ तक की सूरत हाल तो मियाँ साहब से आप इत्तफ़ाक़ कर सकते हैं, लेकिन ये बात मियाँ साहब ने मीनार पाकिस्तान पे की थी कि अब हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, मैं तमाम दुख दर्द भूलना चाहता हूँ और हम आगे निकलना चाहते हैं। मियाँ साहब को आगे निकल जाना चाहिए।
उनका फ़ैसला डिस्क्वालिफिकेशन का रिवर्स हो चुका है। वो इन इंतखाबात के अंदर वजारत उज़्मा के उम्मीदवार बन के वोट लेने मैदान में आए थे। फिर दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ माजी के अंदर भी जब ये बात कहते थे कि एहतसाब किया जाएगा, तो एहतसाब करने के लिए आपके पास 16 माह की आपकी हुकूमत मौजूद थी, जिसमें शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे। अगर आपने कोई कार्रवाई करनी थी, आप कार्रवाई कर लेते। आपने वो वक्त ज़ाया किया। आज आप अपनी हुकूमत आने के बाद, आपके भाई प्राइम मिनिस्टर हैं, आपकी बेटी जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब है, मैं समझता हूँ इन चीज़ों से आप क्या निकालेंगे? आपके खिलाफ अदालती फैसले अदालतों ने रिवर्स कर दिए हैं। आप एक दफ़ा फिर जो है इलेक्शन के मैदान में मौजूद हैं, आप इलेक्शन लड़ भी सकते हैं, आप इक़्तिदार में भी आ सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी तरीके से उलझे रहेंगे, देखिए पहला सवाल पैदा होता था, भुट्टो साहब का मुकदमा ठीक है, अदालत ने रिवर्स कर दिया, लेकिन क्या पाकिस्तान यहीं खड़ा रहेगा? आज आगे नहीं बढ़ना। आज आम आदमी का मसला क्या है? इस हुकूमत से बिजली महंगी है, गैस महंगी की जा रही है, IMF के साथ आपके मुज़ाकरात में कुछ शराइत आपको माननी पड़ रही हैं। आप गवर्नेंस बेहतर करें, आप परफॉर्मेंस दिखाएं, आपकी हुकूमत अवाम के सामने जवाबदेह है। आप इस बात पे तो चाहते हैं कि 2024 के इंतखाबात पे जो एतराज़ात हैं वो भूल के आगे निकल जाएं, ये चाहते हैं ना मियाँ साहब? मियाँ साहब उसकी कोई तहकीकात नहीं चाहते, मियाँ साहब उस पर कोई कमीशन भी नहीं चाहते, जुडिशल कमीशन भी। मियाँ साहब चाहते हैं इलेक्शन हो गया, अब हमें आगे बढ़ना है। अगर आप इलेक्शन पे एतराज़ात के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप इन मामलों पे आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? सियासी बयानियाँ हो सकता है, पब्लिक को इंटरेक्ट करने के लिए उनके साथ, या उनके साथ उनकी हमदर्दी हासिल करने के लिए ऐसी तकारीर हो सकती हैं, लेकिन इससे मुल्की सियासत को और मुल्की मसाइल में मज़ीद इजाफा होगा। इरशाद आरिफ साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सना बुच्चा साहिबा की तरफ चलती हूँ, फिर इरशाद साहब की तरफ जाऊँगी। सना बुच्चा साहिबा, आपने ऑब्वियसली जो अक्टूबर में स्पीच हुई थी मियाँ साहब की, जो होम कमिंग स्पीच थी वो भी सुनी, और ये कल वाली स्पीच भी सुनी। अगेन द क्वेश्चन रिमेन्स कि क्या उस वक्त 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट जो है वो एक स्पीच कर रहा था, वो सोच रहे थे मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, लेकिन फिर जो रिज़ल्ट आए वो उनकी तवक्कुआत के बिल्कुल जो है वो बरक्स थे, वो काफ़ी मायूस हुए, इसलिए कल फिर उनको इंतकाम याद आ गया, कल फिर उनको जो है वो एहतसाब जो है वो याद आ गया, अकाउंटेबिलिटी की बातें फिर करनी शुरू कर दी, बैक टू द 90s, एंड यू मस्ट हैव हर्ड द स्पीच, सो आई डोंट नीड टू गो इन द डिटेल्स। देखिए, बात तो वो बहरहाल दुरुस्त कर रहे हैं, ज्यादती उनके साथ हुई है और वो आधा सच बोलते हैं एज यूजुअल। उसके बाद मौलाना साहब भी असेंबली में जाहिर है वोट ले चुके हैं, लेकिन वो भी सड़कों पर नजर आते हैं। मियाँ साहब अगर रेहाना डार को हरा कर आए हैं, विच इज़ अ बिग डील जाहिर है, तो फिर वो भी मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं। वो आपको कितनी बार नेशनल असेंबली में नजर आए हैं। ये जो डिबेट चल रही है पिछले हफ्ते से, इस डिबेट में उनकी कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन है, अगर ये बात वो पार्लियामेंट के फोरम पे करते हैं तो मुझे ज्यादा इसमें कोई वजन दिखाई देता है। ये सेंट्रल वर्किंग कमेटी को आप क्या बता रहे हैं? उसके बाद अवाम का रोना, अवाम से रोना कि अवाम ने साथ नहीं दिया। भैया अवाम ने क्या करना था? आप पहले अवाम को ये बता दें, आप गए क्यों थे, फिर आए क्यों हैं, फिर इतने अरसे आए क्यों नहीं, फिर मतलब अवाम से पूछने के लिए तो सब आ जाते हैं, अवाम को बताना किसी ने कुछ नहीं होता। अवाम के सामने जाएंगे, अवाम से हम लड़ेंगे, अवाम से हम अपनी दाद लेंगे, अवाम ही हमें वोट देगी, अवाम ही हमें मैंडेट देगी। मियाँ साहब अगर ये यकीन रखते हैं इस बात पे, तो प्लीज, ये मैं नहीं समझती कि मीम नून शीन का अलग होगा, मीम नून शीन हमजा सब कुछ ठीक है। मसला सिर्फ ये है कि अब ये पार्टी में ये बयानियां बनाने की जो बात हो रही है, एज कायम मकाम सदर वो हैं और जाहिर है कि वो फिर सदर बनेंगे पार्टी के, तो मुझे बता दें कौन सी पॉलिसी हमने अपनानी होगी। वो पॉलिसी जो सदर मुस्लिम लीग नून डिसाइड करेंगे, और या फिर उनके भाई जो कि शहबाज शरीफ साहब हैं। और जब वो ट्राई करने के लिए बात कर रहे हैं, तो मेरी तो याददाश्त इतनी बुरी नहीं है, मुझे करेक्ट कीजिएगा मारिया आप, मुझे तो याद पड़ता है मरियम साहिबा की जो आखिरी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी या आखिरी कुछ खिताब खुतबे उन्होंने जो किए, खिताब किया आवाम से, उसमें वो 5 लोग थे ना तस्वीरों में, वो 2 ऑटोमेटिकली किधर से गायब हो गए। वो उनको माफ कर दिया, लेकिन इन तीनों को नहीं करना है। तो वो 5 तस्वीरों को अपने सामने रखें, और अगर इतनी हिम्मत है तो उसको सही करें। अपने भाई की हुकूमत है, आपने ही वजारत उज़्मा से माजरत की है। अगर आप समझते हैं आपके भाई में इतना दम नहीं है, तो फिर आपकी बातें मत कीजिए। आप अपनी बेटी को पंजाब में चीफ मिनिस्टर बैठा चुके हैं, आप अपने मसाइल लोगों के सामने रख चुके हैं, आपकी ज्यादती का अजाला हो चुका है। आप मेंबर नेशनल असेंबली, आप एक सेशन में नजर आए हैं, आपने असेंबली फ्लोर पे आके जवाब दिया फॉर्म 45-47 का। आपने भी वो ख्वाजा आसिफ साहब कब्रों से लोगों को निकाल के लटकाना चाहते हैं, दूसरों को फ्री जो जिंदा है उनके आगे हाथ जोड़ के माफी मांग लेते हैं। तो मतलब ये इस तरह से नहीं चलेगा। और मियाँ साहब को अब ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अवाम जो है ना वो इतनी बेवकूफ रही नहीं जितनी वो समझ रहे हैं।
अवाम से तो बहुत गिले शिकवे हैं। कल अवाम से ये भी कहा कि जी आप जब एक प्राइम मिनिस्टर को निकाला जा रहा था तो आप सड़कों पर नहीं निकले। तो उस वक्त मुझे एक्चुअली बड़ी हंसी आई, बिकॉज सड़कों पे तो उनके अपने भाई साहब नहीं निकले, वो कहीं फंस गए थे बाय डिज़ाइन और बाद में कहा ये हमारा डिज़ाइन था, ये बाय चॉइस हमने जो है ये डिसाइड किया था कि नहीं जाएंगे। तो ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं, सारी तवक्कुआत जो हैं वो अवाम से ही हैं, अवाम को बस डिलीवर ना करें। इरशाद आरिफ साहब आपकी तरफ आती हूँ। इरशाद साहब, मतलब हमारे सियासतदानों ने, स्पेशली मियां नवाज़ के स्टैचर के जो सियासतदान हैं जिन्होंने इस सिस्टम को इनसाइड आउट देखा है, ये सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, वो कल जब ये बात कर रहे हैं कि जी एहतसाब होना चाहिए और नैब के ज़रिए जो है एहतसाब होना चाहिए, और फिर ये भी कह रहे हैं कि जी नैब ने या जो मेरे पे केसेस बने मुझे घसीटा गया वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, और नैब के थ्रू हमेशा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ही होती है। हम नहीं कह रहे, ये तो अब जो सुपीरियर सबसे कोर्ट है इस मुल्क का वो कहता है। हमने कुछ नहीं सीखा, माजी से हमने कुछ नहीं सीखा। हम कह रहे हैं कि कल अगर हम इसके हत्थे चढ़े हुए थे सिस्टम के तो आज मुखालिफ को जो है वो चढ़ना चाहिए। ये एक विशेष साइकिल चलता रहे। नहीं, इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं, पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, एक समाजी बहरान का पाकिस्तान सामना कर रहा है, उसकी वजह तो ये हमारी क़यादत की यही गलतियाँ हैं और यही अंदाज फिक्र है कि वो माजी को पीते रहते हैं, ना मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, ना कोई लाअमल अवाम को देते हैं और ना वो हाल में जीते हैं। अवाम से उनको क्या शिकवा है? जब 12 अक्टूबर हुआ था 99 में, उसके बाद जब अवाम ने कुलसूम नवाज साहब का साथ दिया, कुछ मूवमेंट बनने लगी, तो मियाँ साहब उसी डिक्टेटर से जिन्होंने उनको इक़्तिदार से हटाया था, मुल्क में मार्शल लगाया था, उससे डील करके मुल्क से बाहर चले गए। 2019 में भी यही हुआ, यही शिकवा तो मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि हम लॉन्ग मार्च कर रहे थे, मियाँ साहब डील कर रहे थे। तो अवाम से तो शिकवा बिल्कुल बनता नहीं है। शिकवा उनका अगर है तो अपनी ज़ात से, अपनी सियासी जमात से, अपने आप से है। और जब भी मौका होता है, मिसाल के तौर पर अब वो इक़्तिदार में है, पंजाब उनके पास है, सबसे बड़ी बेस कैंप जो है पंजाब है, इक़्तिदार की बेस कैंप भी और मुस्लिम लीग की और हुकूमत की भी, वो उनके साथ है, मरकज़ में उनकी हुकूमत है। वो जो करना चाहते हैं वो कर गुजरें, बजाय तकरीरें करने के या गिले शिकवे करने के, वो कर गुजरें। वो समझते हैं कि मिसाल के तौर पर वो समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और दूसरे इदारे जो हैं वो उन्होंने उनको नहीं चलने दिया, तो वो कोई लाहेअमल आवाम के सामने रखें कि जी अब आइंदा अगर इस मुल्क में जमहूरियत में चलना है, इस मुल्क में अगर मुआशी इस्तेहकाम हासिल करना है, सियासी इस्तेहकाम हासिल करना है, तो ये मेरा एजेंडा है, इस पर मुझे अवाम की डायरेक्ट ताईद और हिमायत भी चाहिए। और हम ये कानून साजी करने लगे हैं, क्योंकि ज़ाहिर कानून साजी करनी पड़ेगी ना, करने लगे हैं, और इसमें मुझे अवाम का ताउन भी चाहिए और सियासी जमातों का ताउन भी चाहिए। अब उस सूरत में अगर कोई सियासी जमात उनका साथ नहीं देगी तो वो खुद ब खुद एक्सपोज हो जाएगी, और ख़ास तौर पर वो सियासी जमात जो उनकी मुखालिफ भी है और जो सिविल बालादस्ती का इस वक्त नारा भी लगा रही है, तो उसको एक्सपोज करने का तरीका भी यही है और अपने एजेंडे की तकमील का तरीका भी यही है। लेकिन इस तरफ वो आते नहीं है बिल्कुल। और जिस तरह सना बुचा ने कहा कि आधा सच वो बोलते हैं, पूरा सच ये नहीं है कि साकिब निसार साहब या 3 जजों ने या 5 जजों ने उन्हें इक़्तिदार से निकाला था। वो जो निकालने वाले थे उनको तो बाद में उन्होंने एक्सटेंशन भी दे दी और उन्हीं के जरिए ये दोबारा इक़्तिदार में आए हैं। तो मेरे ख्याल है पूरा सच बोलें, अपना एजेंडा आवाम के सामने रखें कि ये मैं करना चाहता हूँ, अपने भाई से बात करें, अपने इत्तेहादियों से बात करें, सियासी कुव्वतों से बात करें और आगे बढ़ें। फिर देखा जाएगा, अल्लाह करेगा उनको कामयाबी होगी, क्योंकि मुल्क के मौजूदा हालात जो हैं इस तरह की मुहिम जोई का जो है बिल्कुल अफोर्ड नहीं करते और सियासी इस्तेहकाम को भी अफोर्ड नहीं करते। इस तरह की बातों से सियासी में इस्तेहकाम बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अच्छा मलिक साहब, सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा, कम नहीं होगा, ये तो हम सब जानते हैं, ठीक है। और नैब किस तरह इस्तेमाल हुआ है ये भी हम सब जानते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई अदवार था कि जिसमें नैब जो है वो इस्तेमाल नहीं हुआ। हर सियासतदान ने भुगता है और हर सियासतदान जब अपना उनका टाइम आता है, इक़्तिदार में अगर वो जब बैठे होते हैं, जो ये टॉप लीडर्स हैं, वो फिर वही काम करते हैं। तो इसका हम सब सीखा तो हमने कुछ नहीं। फिर एहतसाब के नाम पे इस मुल्क में फ्रॉड हुआ है। हाँ। वो फ्रॉड ये है, इंतकाम हुआ है, फ्रॉड हुआ है। देखिए कौम को ये दिखाया जाता है कि जी अरबों रुपए लूट लिए गए, कहाँ से रिकवर हुए। यानी आप किसी और ये नहीं है कि इस मुल्क में पैसा लूटा नहीं गया। हाँ, लूटा गया है, वापस नहीं आया कभी। फिर कहा जाता है जी वाइट कलर क्राइम था इसलिए पकड़ा नहीं जा सका।
अच्छा, दूसरी बात ये जिसका आप कह रही हैं कि इससे कोई सियासी बहरान जन्म ले सकता है, मैं नहीं समझता मुस्लिम लीग नून किसी सियासी बहरान को पैदा करने की पोजीशन में है या करना चाहती है। उनकी हुकूमत है, वो कोई ऐसा बहरान पैदा नहीं करना चाहते, वो एक बयानिया बनाना चाहते हैं कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। ये फ्यूचर की सख्त बंदी हो रही है कि अगर कोई चीज़ें ख़राब हो तो मियां नवाज शरीफ साहब के, मैं तो पहले दिन से कह रहा था, बस वो ये कह सकेंगे कि जी देखें मैं तो जो है अवाम की बात कर रहा था। लेकिन दूसरी बात देखें, मसला क्या है? मसला ये है कि अगर मियां नवाज शरीफ ये बात कहते हैं जी कि मैं अवाम ने साथ नहीं दिया, तो मियां साहब को अपनी पार्टी के बारे में सोचना चाहिए, उनको अपने बयानिए के बारे में सोचना चाहिए, उनको अपनी सियासत के बारे में सोचना चाहिए कि अगर आप इक़्तिदार से निकाले गए और लोग आपकी खातर नहीं निकले, या लाहौर में आप लैंड हुए तो आपके लोग जो है वो जितनी मतूबा तादाद आप समझ रहे थे उतने लोग अगर नहीं आए तो आप अपनी पार्टी का जायजा लें। आप शहबाज साहब से पूछे ना क्यों उन्होंने कहा वो बाय डिज़ाइन हम नहीं गए। हाँ, कि हम एयरपोर्ट नहीं जाना चाहते थे, चलें मान लिया, लेकिन मसला ये है कि अगर आप लोगों को निकालने में कामयाब नहीं हुए तो अपनी पार्टी का जायजा लें, अपनी तंजीम का जायजा लें। आपका अपनी तंजीम के साथ राब्ता हुए कितना अरसा हो गया, ये सवाल है। डिवीजनल हेडक्वार्टर पे आप जाने की बात करते थे कि जी हम अपने डिवीजनल सदूर से मिलेंगे, वो पार्टी अब कहाँ खड़ी है? शिकवे शिकायत पार्टी के आपके पास हैं। लेकिन इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि हर सियासी जमात ये चाहती है, हर सियासी जमात चाहती है कि वो लोगों को बड़े खूबसूरत किस्म के नारे देती रहे कि जी हम जजेस का एहतसाब भी चाहते हैं, हम जो है एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं करना चाहते। असल में हम मुदाखलत भी चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट की, लेकिन अपनी मर्जी के। कोई शख्स ऐसा आपको नजर नहीं आएगा जो ये कि जी एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत मुकम्मल तौर पर बंद होनी चाहिए। वो कहेंगे हमारे लिए मुदाखलत करो। लेकिन आज सबसे बड़े हीरो बने हुए एंटी एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब, उनकी तकारीर देखें वो क्या कहते हैं, अगर साजिश नहीं थी तो आप रोक दे, आप मेरे खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाते, रोक तो सकते थे। यानी जब आपकी डिमांड ये हो कि आपके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जो है वो एस्टैब्लिशमेंट रोके, इसका मतलब ये कि आप मुदाखलत ख़त्म नहीं करना चाहते। और ये चाहते हैं सारे सियासतदान, और जो बेशक इक़्तिदार में हों या इक़्तिदार से बाहर हों, दरवाजे वहीं खटखटाए जाते हैं। आरिफ अलवी साहब ने तो वाज़े कह दिया, हम नाक करते रहेंगे, हम खटखटाते रहेंगे और बात हम इस्टेब्लिशमेंट से और आर्मी चीफ से ही करेंगे। वो नहीं बात करेंगे, हम फिर भी बात करने को तैयार बैठे होंगे। तो मैं समझता हूँ कि पब्लिक के लिए ये तमाम सियासी जमातें, इनका एजेंडा मुझे लगता है, सच्ची बात दयानतदारी से अगर तज़किया किया जाए, कोई अवामी एजेंडा नहीं है। बिजली महंगी आपके मेरे लिए, सना बुच्चा साहब के लिए मसला हो सकती है, इरशाद आरफ साहब के लिए मसला हो सकती है, महीने के अरबों करोड़ों रुपये कमाने वालों के लिए 10 रुपये बिजली महंगी हो जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फैसले शाफिया करती है, फैसले अवामी फैसले शाफिया के पास हैं। गंदम आप क्यों इस मुल्क में हुकूमत खरीदती है? ओपन कर दें मार्केट, क्या फ़र्क पड़ेगा? यानी आपने कभी इस मुल्क के चावल का क्राइसिस देखा आज तक? चीनी और गंदम का क्राइसिस क्यों होता है? इसलिए कि जिन चीज़ों को रेगुलेट गवर्नमेंट करती हो वहाँ करप्शन भी होगी। बस अब रिपोर्ट भी आने वाली देखते हैं उसको किस खुटी लाइन लगाया क्यों रेगुलेट करती है? अगर मुझे गंदम लेनी है, काश्त करनी है, मेरी मर्जी पे छोड़ दें। जितनी ज़रूरत होगी डिमांड और सप्लाई के मुताबिक कीमत नीचे आ जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। आप गंदम खरीदने के चक्कर में और गंदम स्टोर करने के चक्कर में जी इससे ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो सकती है, फिर आप इंपोर्ट भी नहीं करते, उसे आप हल कर लेते ना मामला। लेकिन ये दोनों सेक्टर में इसलिए हुकूमत इन्वॉल्व है कि यहाँ से पैसे बनाए जाते हैं। हुकूमत आज पुल आउट कर जाए, आपके ये दोनों मसले हल हो जाएंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जब ये कहा जाता था, चीनी के बारे में कहा जाता था, अगर हम इंपोर्ट कर लें तो सस्ती हमें जो है वो पड़ेगी, जो इस वक्त लोकल मार्केट में मिल रही है। लेकिन फिर लोकल जो सारा जो जागीरदारा निज़ाम है जो पार्लियामेंट में बैठा है, उनका तो ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। और अब ये इस पर बड़ी एंटिसिपेशन थी जी, 2 दिन में रिपोर्ट आ रही है, 2 दिन में आ रही है। 2.5 हफ्ते हो गए, अभी तक तो कुछ नहीं आया और कुछ नहीं आएगा। किसी जाके सेंटर से पता कर लें, गंदम का जो बारदाना है, बोरियाँ बेची गई हैं, 1000-1200 रुपये में जो है वो बोरी बेची गई है। जब आप ये बेच के किसान की कमर भी तोड़ेंगे, आम आदमी के लिए भी आप गंदम महंगी करेंगे, तो आप इस सिस्टम को ख़त्म क्यों नहीं कर देते? देखिए, आप आज तक गाड़ियों की इंपोर्ट के निज़ाम को दुरुस्त नहीं कर सके। गिफ्ट स्कीम के तहत पाकिस्तान में गाड़ियाँ इंपोर्टेड आती हैं, कोई शख्स उठ के डायरेक्ट गाड़ी इंपोर्ट पाकिस्तान में नहीं कर सकता, इसलिए कि माफियाज बैठे हुए हैं और उन्हें कोई हाथ डालने को तैयार नहीं। अच्छा, सना बुच्चा साहिबा, अभी बात हो रही थी कि मुदाखलत हर किसी को पसंद है, लेकिन मुखालिफ के ख़िलाफ़ जो मुदाखलत हो रही हो, चाहे वो जुडिशरी में हो रही हो, चाहे कहीं भी हो रही हो, मुदाखलत उस वक्त हमें पसंद आती है जिस वक्त मुखालिफ के ख़िलाफ़ हो रही हो। अब अगर टेक्निकली देखा जाए, जो आज PTI बात कर रही है वीज़ावी जो जजेस का सारा इशू है, और जो PMLN बात कर रही है, जो मियाँ साहब ने कल भी बात की हैं, वो मोर और लेस एक ही बातें हैं, वो इंटरफेरेंस की बातें हैं ना, कि जी निज़ाम में इंटरफेरेंस होती है। बात एक ही कर रहे हैं, लेकिन कभी इसमें कंसेंसस बिल्ड नहीं करेंगे, कभी इसको चेंज करने की बात नहीं करेंगे, कभी इकट्ठे नहीं बैठेंगे। बिकॉज अगेन ये सिस्टम सबको सूट करता है जब आप इक़्तिदार में होते हैं और मुखालिफ के खिलाफ इस्तेमाल करना होता है।
मेरा ख्याल है कि मुझे तो नैब के बाद इस जो ये डेफेमेशन लॉ ला रहे हैं, और आपने कहा बीफ स्कैंडल की अब तक रिपोर्ट सामने नहीं आई, वो मसरूफ अमल रहे हैं इस क्लॉज में जिसमें बड़ी तेजी आई है। और मतलब आप ये भी हमने पहली दफा सुना है कि एक बिल के बारे में ये डिस्क्लेमर भी दे दिया जाए कि ये इस दिन तक मंजूर हो जाना चाहिए था। और मुझे इस बात पे भी बड़ी हैरत होती है कि जब उसका एक मुसव्वदा तैयार करके शहबाज शरीफ साहब को पेश किया गया तो उन्होंने भी बस ये तो का मोमेंट ही सेड आई थिंक कि इसको किसी और से भी डिस्कस कर लें कि अगर शहबाज शरीफ साहब को भी लगे कि इसमें कुछ है। अब एक इसमें वर्ड है साइबर टेररिज्म का। आप मुझे बता दें, आप हर डिक्शनरी का मुताला कर लें, अगर आपको ये लफ्ज मिल जाए, इसका मतलब मिल जाए, अगर आप इस लफ्ज के मतलब को डिफाइन नहीं कर सकते तो आप ये क्या करने जा रहे हैं। मुझे बता दें, नून लीग वो वाली नून लीग है जो मियां साहब कल बात कर रहे थे। नून लीग वो वाली नून लीग है जिसमें उनकी बेटी साहिबा के जो दस्ते शफकत उनका मरियम औरंगजेब पर है, तो वो जो जाके जज से ट्राइब्यूनल की बात कर रही है, 30 लाख 3 मिलियन रुपए का आप एक लगा रहे हैं जुर्माना एक सहाफी पे अगर उसको खबर गलत है। आप एक फेक न्यूज जो कि किसी के हक में गलत चली गई, कौन से नवाज शरीफ साहब का बयानिया क्या है, मैं जानना चाहती हूँ हुकूमत का बयानिया क्या है, ये करना चाहते क्या है। यू आर नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। नवाज शरीफ साहब कह दे कि मैं नहीं हूँ, छोड़ देते मैं नेशनल असेंबली की सीट, किसी और को आने दें। मतलब क्या ये तमाशा लगाया है इन्होंने। वहां पंजाब में उनकी मुदाखलत ही वेलकम पार्टी हो रही है। प्लीज जिसने मुदाखलत करनी है ना साइबर टेररिज्म में, आईएजी कर लीजिए। अब मतलब आप देखिए हम और इतनी डुअल स्टैंडर्ड्स है इस मुल्क के कि आपको कहा जाए साफियों की इज्जत, साफियों का वकार, साफियों की जिंदगी, उनकी जान और माल की हिफाजत अगर आपके ऊपर वाजिब है तो कहता है ये व्लॉगर्स है, ये तो सोशल मीडिया है। आज वो सारे व्लॉगर्स, वो सारे सोशल मीडिया आज वो साफी हो गए क्योंकि उन पर जाहिर है कर्जा तो डाल, हमने उन पे बैन लगाना है, हमने उनसे पैसे वसूल करने हैं, हमने उनकी खबर की तरदीद करनी है। मतलब ये फेक न्यूज को मतलब किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, ये क्या मुल्क बनता जा रहा है। मैं तो मतलब मारिया मैं तो इमोशनल हो जाती हूँ, मुझे छोड़ दे, मैं ना ही बोलूँ तो बेहतर है। आई कैन अंडरस्टैंड जो आपकी मेरा ख्याल है कैफियत है, हम सबकी यही कैफियत है। आगे ही जो पीका लॉज हैं उसमें किस तरह जो है वो हम लोग बहुत सारे लोग जो हैं वो एक वीडियो बनाने पे, एक आगाही वीडियो बनाने पे जो है लोगों को जो है वो एफआईए के जो है वो बर्दाश्त करना पड़ा। एफआईए का सारा जो उनकी कैद है वो बर्दाश्त करनी पड़ी जस्ट ऑन मेकिंग वन एक वीडियो बनाने पे। और वो भी ये नहीं कि इस तरह कोई आप ये कहे कि कोई गलत वीडियो थी, सिर्फ जी वीडियो बना दी, पीका लॉ जो है उस पर आ जाता है। ऑलरेडी पीका को हम जो है वो भुगत रहे हैं, अब ये भी जो है वो आ गया है। एक छोटी सी ब्रेक लेने के बाद हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इरशाद आरिफ साहब की तरफ चलती हूँ। इरशाद आरिफ साहब, बात हो रही है अकाउंटेबिलिटी की। अब अगेन पहले भी हमने सेगमेंट में बात की कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ज़ाहिर है किसी ने तो लूटा है, पैसे लूटे हैं इस मुल्क के, लेकिन जो इंतकाम की अकाउंटेबिलिटी है वो नहीं होनी चाहिए। कल मियाँ साहब ने जैसे बात की जजेस की अकाउंटेबिलिटी की, एक पर्टिकुलर जज का उन्होंने नाम लिया और एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का जो है उन्होंने हवाला दिया। अब जो हमने ये एक ब्लैंकेट इम्यूनिटी दे दी है वो कि उस पर भी बहुत ज़्यादा जो है वो उस पर भी बहस होती है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बाद और फोरम्स भी हैं। मैं कुछ लीगल एक्सपर्ट से बात कर रही थी कि आप नैब को अगेन वो कहते हैं जी नैब को एक्टिवेट कर सकते हैं और इदारे भी हैं। क्या हमारे जो सियासतदान हैं जो कहते हैं कि जी इतनी इंटरफेरेंस है, इतनी मैनिपुलेशन है, इतनी जो है वो ग्रेटिफिकेशन है जुडिशरी के अंदर, उनको ये चीज़ें पार्लियामेंट में बैठ के नहीं करनी चाहिए? क्या वहाँ से लॉज नहीं चेंज करनी चाहिए? क्या जजेस को अकाउंटेबल नहीं होना चाहिए? सवाल ये है कि ये जो सिस्टम बना हुआ है इस वक्त जजों की तैनाती का, ये भी तो इन्हीं सियासतदानों ने और इन्हीं जजों ने मिल के बनाया है ना। ये किसी बाहर से तो हम पर इम्पोज नहीं हुआ। अगर एक सिस्टम नहीं चल रहा तो नया सिस्टम लेके आए, लेकिन वो सिस्टम पिक एंड चूज का नहीं होना चाहिए, जाति नापसंद का नहीं होना चाहिए कि ये मेरा जज है, ये फलां का जज है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ हमें नैब चाहिए अपने मुखालिफिन के लिए, हमें अदलिया चाहिए अपने मुखालिफिन के लिए, हमें मीडिया चाहिए अपने मुखालिफिन की पगड़ी उछालने के लिए। मीडिया अगर मेरे बारे में बात करेगा तो मीडिया बहुत बुरा होगा, और जब मेरे मुखालिफ के बारे में बात कर रहा होगा तो बहुत अच्छा और आज़ाद मीडिया होगा। यही अदलिया का हाल है। ये जो हमारा रवैया है बेसिकली, और ख़ास तौर पर सियासतदानों का,
हमारे बाकी इदारों के, बाकी लोगों के शोबों के बारे में भी ये शिकायत हैं, लेकिन हम उनको कोई इलेक्ट नहीं करते, वो हमारी पसंद से नहीं आते इक़्तिदार में। तो इसलिए हमें जो गिला होगा या शिकायत होगी इन्हीं सियासतदानों से होगी, और इन्हीं से ही हम बात करेंगे कि ये खराबियां जो आपने दूर करनी है, वो दूर करने की बजाय आप वो खराबियां पैदा करते हैं। ये सना बूचा साहब अभी जिक्र कर रही हैं डिफेमेशन लॉ जो पंजाब हुकूमत ला रही है, कल हमारे उनसे मुज़ाकरात होने वाले हैं। ऐसे चोरी छुपे लेकर आए, हमें कहीं से पता चला कि जी एक कानून बन गया है और पीर वाले दिन मंजूर भी होने लगा है। तो हमने शोर मचाया, CPID ने, फिर हमने बाकी लोगों को इकट्ठा किया है, PNS PBA वगैरह सब कुछ। और पीर वाले दिन हम अगर 2 दिन पहले हम शोर ना मचाते तो ये मंजूर हो चुका होना था। और ये तो 3 मिलियन की बात कर रही हैं, बेसिकली उसमें है मिनिमम 3 मिलियन है, 30 मिलियन तक जुर्माने हो सकते हैं। 3 करोड़ रुपया जुर्माना आपको नसरुल्लाह मलिक साहब को डाल देंगे कि जी आपने फलां बात की है, और उसके बाद वो भुगतते रहें। और अगर वो बर वक्त अदा नहीं करेंगे तो फिर उसको जेल भी जाना पड़ेगा। कहा हमें ये गया कि जी इसमें हमने पुलिस को और जेल को नहीं रखा, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि जी अगर वो बर वक्त अदायगी नहीं होगी और उसके खिलाफ आप अपील में जाने के लिए भी आपको पेमेंट पहले करनी पड़ेगी। अगर आपने उसको चैलेंज करना है या हुक्म इम्तना लेना है तो पहले आप पैसे जमा करवाएं जितने बनते हैं, उसके बाद जाके उस तरफ होता है। तो इस तरह के ब्लैक लॉज ये बनाए जा रहे हैं। कल को जब ये खुद गिरफ्त में आएंगे या इनके चहेते गिरफ्त में आएंगे फिर वो ना रोएंगे। ये नैब जो है जब 18वीं तरमीम हो रही थी तो किसने रोका था कि नैब तरामीम ऐसी तरामीम नैब में कर दी जाएं जिसकी वजह से ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा ना बन सके? किसने रोका था? सारे सेम पेज पे थे, लेकिन उस वक्त जरूरत इनकी नहीं थी इसको रिफॉर्म करना। आज 16 माह पहले भी हो चुके हैं, अब फिर हुकूमत में हैं, आज वो करें। आज वो चाहते हैं कि इसके जरिए एहतसाब होना चाहिए। तो ये जो दो अमली है हमारी सियासतदानों की, हमारे हुक्मरानों की और उन लोगों की, देखें मियां नवाज शरीफ साहब 3 बार भुगत चुके हैं जी, और चौथी बार भुगतने की तैयारी कर रहे हैं। उनको तो सबक हासिल करना चाहिए। एक दफा एक आदमी पहली दफा इस्तेमाल हुआ है या पहली दफा भुगत रहा है तो मुमकिन है उसमें कोई कमी रहेगी समझने में, सीखने में, लेकिन जो 3 बार भुगत चुका है, चौथी बार भुगत रहा है, वो उसी जगह पे खड़ा हुआ है जिस जगह पे वो 93 में खड़े थे। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। इसका कोई हमें सोचना पड़ेगा हल कि किस तरीके से हमारे सियासतदानों को कोई अकल दे या अकल की घुटी जिस तरह है वो डाली जाए कि ये समझें कि अब किसी और से सबक नहीं सीखते, अपने तजर्बात से, अपनी गलतियों से और अपने जो भुगतान है उससे ही कोई सबक सीखें ताकि कोई मुल्क की बेहतरी। इरशाद आरिफ साहब, मुल्क की बेहतरी तो दूर की बात है। मुझे तो ये लगता है कि जो भी इक़्तिदार में आता है वो सिर्फ अपना स्कोर सेटल करता है आके। वो कहता है माजी में मेरे साथ ये हुआ था तो अब मैं ज़रा मुखालिफ को ज़रा दिखाऊं ना, मुखालिफ की नाक ज़रा रगड़ूं। वो तो सिर्फ मुझे लगता है स्कोर सेटलिंग के लिए रह गए हैं इदारे, जो ये मनसब जो है सिर्फ स्कोर सेटलिंग के लिए रह गए हैं। ये तो हकीकत है, इसमें कोई शक ही नहीं है। अभी हम 18 माह से 20 माह से यही तो देख रहे हैं, 2 साल से कम से कम यही हमने देखा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एक चीज़ जो रे ऑफ होप थोड़ी सी लग रही है वो ये है कि शायद नवाज शरीफ कैंप में नहीं, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि अब शायद जो चीज़ें हैं वो बेहतरी की तरफ जानी चाहिए। जो पॉलिटिकल एक कंसेंसस है, पॉलिटिकल हार्मनी है, वो बिल्ड होनी चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब ने कोई बात की, ज़रा मैं सुनवाती हूँ। राज साहब की ज़रा बात सुनवाते फिर आगे चलते हैं। समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ये बिल्कुल वो इस बारे में जो है वो सोचो विचार कर भी रहे हैं कि वो एडवाइस करें प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है वो इस पोजीशन में है, आईनी पोजीशन में है कि इस कज़िए को जो है ये आउट ऑफ द कोर्ट हल होना है। ये अगर आप कटहरों में लोगों को खड़ा करके इसको हल करना चाहेंगे तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इससे जो है वो कोई ये आपकी खबर है कि इससे मामला और ख़राब होंगे। आपकी खबर है कि वज़ीर आज़म ये सोच रहे हैं कि प्रेसिडेंट को अप्रोच करें और कोई इसका हल निकाले? जी, मेरी इस बारे में उनसे बात हुई है और प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि वो इस मामले में जो है वो अपना रोल जो है वो अदा करें। प्रेसिडेंट जो है वो आईनी सरबराह है मुल्क का। ये आपको लगता है कि जरदारी साहब, बिकॉज ऑब्वियसली मुफाहमत के बादशाह और बहुत सारी उनसे एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो इवन नून लीग लगा के बैठी हुई है,
तो ये आपको लगता है कुछ हो सकता मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब और राना सनाउल्लाह साहब की बातचीत, ये जब आगाज़ हुआ कि डायलाग होना चाहिए, शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश पे ही ये बयान देने शुरू किए गए। उस वक्त तय कर लिया गया था कि हमें ये स्टेटमेंट्स आएंगी। लेकिन पिछले हफ्ते एक बड़ी इंटरेस्ट, मैं आपकी बात कर रही हूँ, पिछले हफ्ते एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर सीनियर जर्नलिस्ट है साले जाफिर साहब, उनसे मंसूब कर राना सनाउल्लाह से मंसूब करके वो खबर आई कि जी हम सोच रहे हैं कि जी पीटीआई पे पाबंदी लगाएं। उसको किसी ने डराई नहीं किया, वो पता नहीं एक शोशा छोड़ा गया था। समझ नहीं आती कि ये क्यों इस तरह की बात। मेरे ख्याल में ये देखिए एक दबाव बढ़ाने का एक तरीकाकार हो सकता है कि पीटीआई पे पाबंदी लगाएं, या जैसे कहा सकता है कि इमरान खान साहब कभी बाहर नहीं आएंगे, उनको मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। अब मसला ये है कि शहबाज शरीफ साहब हुकूमत के लिए ये चाहते हैं, स्पेस चाहते हैं कि कोई इस किस्म की कैफियत ना हो जिससे लड़ाई हो या जिससे हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हों। दूसरी तरफ इमरान खान साहब का मसला जो है वो शायद शहबाज शरीफ साहब के साथ नहीं है, वो मसला उनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि जिस तरीके से पूरा एक ज़हन साजी करके 9 मई का जो वाक़या, ये अचानक वाक़या नहीं है, उस पर इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल क्लियर है। उसके पास उनके पास इसके सबूत भी हैं और जिसका वो इजहार पहले भी करते रहे हैं कि पूरी एक ऐसी ज़हन साजी की गई जिसका नतीजा ये निकला। अब इमरान खान साहब उस पर पीछे हटने को तैयार होंगे, ये बात मानने को तैयार होंगे कि हमारे इन रवैयों की वजह से 9 मई के वाक़यात हुए, और उस पर अगर वो इस बात पे एग्री करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के पास इसके अलावा मेरे ख्याल है माफ़ी देने का कोई और रास्ता नहीं है। पीटीआई के लिए मसला ये है, पीटीआई की कैंपेन भी करती है, माफ़ी हम क्यों मांगे जी, माफ़ी वो मांगे। हमने तो अपने बाप से माफ़ी नहीं मांगी कभी, जिन्होंने इक़्तिदार से हमें निकाला, जिन्होंने पूरी ये पीडीएम को हुकूमत में लेकर आए। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के लिए ये कहना कि शहबाज शरीफ साहब कोई उनके लिए या जरदारी साहब कोई ऐसी स्पेस निकाल लेंगे आउट ऑफ कोर्ट कि उनको उन मुकदमात से वो बाहर आ जाएंगे, बाजार नज़र नहीं आता। सियासी बयानबाजी इसलिए की जा रही है कि दोनों विकेट की दोनों तरफ खेला जा सके, कि हम बातचीत करना चाहते हैं, हम मसाइल हल करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं और भी लचक का मुजाहरा होना चाहिए। देखिए इस मुल्क की बदकिस्मती यही है कि हम जो है वो मीटिंग्स के अंदर कुछ कहते हैं, प्रेस को कुछ बताते हैं, ख्वाहिशात हमारी कुछ होती हैं, एजेंडा हमारा कुछ होता है। जिस तरीके से अभी कहा जाता है ना कि नैब कार्रवाई नहीं कर सकती, करप्शन के सबूत नहीं है, लोगों ने करप्शन के सबूतों के पहाड़ खड़े कर दिए हुए हैं। कितना आसान काम है किसी बंदे से जाके पूछना कि भाई साहब आपके पास लाहौर डिफेंस में 4 कनाल का घर है, आप सरकारी अफसर हैं, आपकी तनख्वाह 60,000 रुपये है, आप साबित कर दें कि आपने घर कैसे बनाया, आपके पास गाड़ियाँ खड़ी हैं, इसका सबूत दे दें। एक गाड़ी किसी के नाम पे नहीं होती, घर में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। आपका पूरा सिस्टम करप्शन को सपोर्ट करता है। एब्सोल्युटली। यानी आप ये बुसीदा निज़ाम हो चुका है। सच्ची बात तो ये है कि ये डिलीवर करने वाला निज़ाम ही नहीं है कि आप इसके नतीजे में सोचें कि ये डिलीवर कर सकेगा, ये परफॉर्मेंस दिखा सकेगा। ये इशराफिया को सपोर्ट करने वाला सिस्टम बन चुका है, ये करप्शन को सपोर्ट करने वाला सिस्टम बन चुका है, कैप्चर हो चुका है। अब उनको अब बड़े आराम से कहते हैं जी सबूत नहीं मिले। भाई किस चीज़ के सबूत आपको चाहिए? यही माजी की हुकूमत में था, ये उससे पहले की हुकूमत में था, आज भी यही किया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता ये है कि राना सनाउल्लाह साहब जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, और आज से नहीं, काफ़ी दिनों से वो लगे हुए हैं, मुज़ाकरात होने चाहिए। अब मुज़ाकरात के लिए इमरान खान साहब इनके साथ मुज़ाकरात करना नहीं चाहते, वो चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हों, क्योंकि अगर कोई कंप्रोमाइज़ होना है, कोई स्पेस मिलनी है तो वहीं से मिलनी है। शहबाज साहब जिस पोजीशन में नहीं है। सना बुच्चा साहिबा, जो ये प्रेसिडेंट जरदारी को एक्टिवेट करने की बात की जा रही है, पीटीआई कैटेगोरिकली कह रही है जी 3 पार्टी से तो बात नहीं होगी, जिसमें पीएमएलएन है, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम है। अब उनको आप एक्टिवेट कर भी दें, क्या इस तरह का माहौल होगा जिसमें मलिक साहब बात कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि मिनिमम पॉइंट एजेंडा जो है वो ये है कि आप कम से कम माफ़ी मांगें कि हमसे ये गलती हुई, इसकी आप माफ़ी मांगें। वो उस पर माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। क्या किस किस्म की लचक होगी? क्या जरदारी साहब क्या रोल अदा कर सकते हैं इन द गिवन सर्कमस्टांसेस? मैं ये बात अगर सोचने में भी थोड़ा सा सोचने की कोशिश भी करूँ तो मैं नहीं सोच पाती। मैं भी नहीं सोच पा रही। ये हो सकेगा, ये नहीं हो सकेगा। ये बहुत एक अगेन फैसिलिटेट करने के लिए आप देखिए ये चाह क्या रहे हैं कि किस बात पर मुलाकात कराई जाए, और इसकी वजह से अगेन वही पार्टी जो एहतसाब मांग रही है, उन्हीं के भाई एहतसाब को कह रहे हैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें। इसलिए मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, भाई एहतसाब करना है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करनी है, लोगों को फैसिलिटेट करना है कि आपको चौथी बार वही हो आपके साथ हो जो 3 दफा हो सके हो चुका है। और अगर आप लोगों ने यही करना है तो मेहरबानी करके आप लोग करते रहिए, हमें बीच में ना घसीटिए। हम बिला वजह में साथ में भी आ रहे हैं, व्लॉग में भी आ रहे हैं, हम ना मर्जी का कह सकते हैं, ना मर्जी का बोल सकते हैं, ना मर्जी से रह सकते हैं। मतलब पता नहीं क्या करने की कोशिश करें। तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये वाली मीटिंग मुझे सबसे समझ आती है कि हाँ दैट कुड सर्व पर्पसेस फॉर बोथ पार्टीज। मुझे नहीं लगता वो 6 जजेस साहिबान
हिलेंगे भी। They will not move. They will not move. जस्टिस बाबर सत्तार के साथ जो उन्होंने किया, दोहरी शरीयत, फैसल वावड़ा साहब लैंग्वेज, मुस्तफा कमाल साहब। इसलिए मैं अगेन यही कहूंगी कि शहबाज शरीफ साहब की ये जो एडवाइस है वो एक्चुअली में ये एडवाइस है। इरशाद आरिफ साहब, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, ये क्या इसमें जरदारी साहब क्या रोल अदा कर सकते हैं? मतलब जिस किस्म की जो हैं वो इल्ज़ामात हैं, जिस किस्म की जो ग्रीवेंसेस हैं, उसमें क्या रोल अदा कर सकते हैं? देखें, ये एक दूसरे को धोखा देने की वारदात है। सब एक दूसरे को धोखा देना चाहते हैं। बुनियादी मसला है ये मुल्क और इसके अवाम, और तय ये करना है कि इस मुल्क में हुक्मरानी का हक किसको है, हुक्मरान किस जरिए से बनेंगे। ये चीजें तय करने के लिए कोई बहुत आउट ऑफ बॉक्स की जरूरत नहीं है। आइन मौजूद है, आइन की मौजूदगी में सारे फरीक बस उस पे अमल कोई कर ले, तय कर लें कि आज के बाद सिर्फ आइन की हुक्मरानी होगी, कानून की हुक्मरानी होगी, कोई मुदाखलत नहीं होगी, कोई जो ये होता है मैंडेट चोरी नहीं होगी, और किसी का जो मैंडेट होगा उसको तस्लीम किया जाएगा, उसको गैर आइनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, गैर जमहूरी तरीके से मस्ख नहीं किया जाएगा, मिलियामेट नहीं किया जाएगा। इसके लिए ना तो आउट ऑफ बॉक्स की जरूरत है, विद इन बॉक्स है, विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स जो है ये सारा कुछ तय हो सकता है। लेकिन ये किसकी नहीं जाता? क्या जरदारी साहब चाहते हैं ऐसा? बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब ऐसा चाहते हैं? दैट्स द $1 million क्वेश्चन। अनफॉर्चुनेटली इरशाद आरिफ साहब, आई हैव टू इंटरजेक्ट। बिल्कुल $1 million क्वेश्चन यही है कि आइन की बालादस्ती, कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल, ये एक वाहिद रास्ता है, लेकिन कौन ये चाहता है? वील हैव टू एंड दिस सेगमेंट है। नसरुल्लाह मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सना बुच्चा साहिबा और इरशाद आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद किर्गिस्तान में क्या हो रहा है, विल डिस्कस दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा किस हाल में हैं, इसको लेकर मुतज़ाद खबरों का एक अंबार है। हुकूमत पाकिस्तान की अगर बात करें तो उनके मुताबिक किर्गिज़ हुकाम से वो मुसलसल राब्तों में हैं और सूरत हाल जो है वो पहले से बेहतर है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार साहब, जो कि किर्गिस्तान जाने की तैयारी में थे, उन्होंने किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा की दरख्वास्त पर अपना दौरा मनसूख कर दिया है। वज़ीर ख़ारजा ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बिश्केक में सूरत हाल बेहतर होने की यकीन दहानी भी करवाई है और सोशल मीडिया पर आने वाली गैर मुसद्दका खबरों पर कान ना धरने पर जोर भी दिया है। जाहिर है पाकिस्तानी तलबा की एक बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है और हुकूमत के बकौल इन तलबा की वापसी के इंतजामात भी किए जा रहे हैं। लेकिन ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस पर वहाँ ज़ेर तालीब तलबा जो है वो उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानते हैं कि ज़मीनी हक़ाइक़ आखिर क्या हैं। हमारे साथ उमर हैं जो अपना नाम जो है, नाम के अलावा जो है वो कोई शनाख्त जाहिर नहीं करना चाहते ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, वन कैन अंडरस्टैंड दैट। साथ ही साथ हमारे साथ आकिफ रज़ा भी मौजूद हैं। उमर, आपसे शुरू करती हूँ। इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये कहा गया कि सिचुएशन बहुत बेहतर हो गई है पहले से, और उसके बाद ये था कि बहुत सारे लोगों ने जो है, जो स्टूडेंट्स थे, जाहिर है कितने दिनों से जो है वो अंदर जो है वो बंद थे, उन्होंने कहा बाहर निकला जाए, ग्रोसरीज की जाए जाके। तो उनके साथ बताइए कि क्या सिचुएशन जो है वो दरपेश आई, ज़रा ये बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उमर है और मैं किर्गिस्तान में स्टडी कर रहा हूँ। तो आज जैसे इसाक डार साहब ने बयान दिया है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, कुछ भी नहीं है, तो ये सब झूठ है। हमारे जो है यहाँ एम्बेसडर है पाकिस्तान एम्बेसी में, ठीक है, उन्होंने भी झूठ बोला है। आज एम्बेसडर साहब हमारी यूनिवर्सिटी में भी गए हैं और वहाँ से भी भाग गए हैं, ठीक है। इवन के बयान के बाद, इसाक डार के बयान के बाद बच्चे बाहर निकले हैं, कुछ 3-4 मेरे खुद जानने वाले 2 दोस्त निकले हैं, ठीक है। तो उन लोगों ने फिर मारा है, ठीक। इवन के उनके पास नाइफ्स हैं, वो नाइफ से करते हैं अटैक, ठीक है। इतने शदीद कट्स लगे हैं, ठीक है। हमारा इधर जीना महाल है। उमर जरा आप मेरे साथ ही रहिएगा। प्रोड्यूसर आप जरा साथ वो दिखाइए जो नाइफ से कट्स लगे हैं बच्चे को। ये आज की फुटेज है, ये फुटेज आज टू बी प्रिसाइज 5:15 की ये फुटेज है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें बच्चा गया है बाहर ग्रोसरी लेने के लिए। ये बताया गया था क्योंकि हालात जो हैं वो ठीक हैं, ये बाहर गया है और ये इसके साथ हुआ है। जी आगे बोलिए। और बाकी हमारे पास ना इधर खाना है, ठीक है।
हम पाकिस्तानी एम्बेसी को कॉल्स कर रहे हैं, ठीक है, हम उनसे मदद की अपील कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं हम इतने बच्चों को कैसे मदद करें। इवन कि वो हर कॉल जो है वो पिक भी नहीं कर रहे। और कुछ लोगों ने, हमारा अपना ग्रुप है, हम वहाँ मैसेज आते हैं कि भाई लोकल जो से वो दोबारा फिर कर रहे हैं और लड़कियों के साथ वो बदतमीजी कर रहे हैं, ठीक अच्छा, है। ये जो बात कर रहे हैं उमर के दरवाजा खटखटा रहे हैं, प्रोड्यूसर साहब जरा वो वीडियो दिखा दीजिए। ये 5 बजे की आज की वीडियो है। ये बच्चा जो है ये इस वक्त अलमारी रख के खड़ा हुआ है दरवाजे के आगे। इसके बाकायदा हमारे पास जो है ऑडियो भी मौजूद है और ये इस वक्त पुलिस से जो है वो बात कर रहा है कि जी हमारी मदद के लिए आए, हमने कैबिनेट आगे रखी है दरवाजे की क्योंकि बाहर जोर जोर से कोई दरवाज़ा पीट रहा है और वो अंदर आना चाहते हैं। हेल्पलाइन की जहाँ तक बात है, प्रोड्यूसर साहब ज़रा अगर आप कोशिश कीजिए कि हेल्पलाइन पर कॉल करें और देखें कि वहाँ से क्या राब्ता मिलता है, क्या वहाँ से जो है वो जवाब मिलता है, फिर आगे चलते हैं। साथ ही साथ ज़रा मैं आकिफ़ की तरफ भी आया हूँ। आकिफ़, आपसे कल भी बात हुई, आप अगर बताना चाहें कि क्या हालात उतने ही अंडर कंट्रोल हैं जितनी हुकूमत पाकिस्तान कह रही है, और वापसी की जो आप लोग, बहुत सारे लोग वापस आना चाहते थे और कल आप लोगों ने हमें बताया कि बहुत सारे लोग आपसे जो हैं वो पैसे भी डिमांड कर रहे हैं, जबकि हमें यहाँ बताया जा रहा है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वापस लाया जा रहा है। अगर उस पर मुझे कुछ बताना चाहें। अस्सलाम वालेकुम मैम, इस तरह है कि ये जो कह रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट टिकट से ये वो है, तो आई होप के सून ये होगा, लेकिन अभी तक इस तरह कुछ नहीं है। सारे जो स्टूडेंट जा रहे हैं वो अपनी ही एक्सपेंसेस पे जा रही है। और दूसरी बात यह है कि मतलब प्रोटेक्शन की बात रही तो वो उसी तरह है, लेकिन जो स्टूडेंट, जो वर्कर जो भी हो, वो अगर घर में बैठे हैं तो वो सेफ है। बाकी कोई दुकान वगैरह नहीं जा सकता। अगर टैक्सी बुलवाते हो तो बंदा टैक्सी में भी कोई भी सेफ नहीं है, क्योंकि टैक्सी वालों के साथ भी नाइफ्स होते हैं। और हम शुक्रिया अपनी यूनिवर्सिटी की अदा करते हैं। आज हमारी जो यूनिवर्सिटी है सलम्बेक मेडिकल यूनिवर्सिटी, उन्होंने हमें थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन दी है। वो हमारे पास अच्छा जी, कता कलामे की माफ़ी, यहाँ पे भी मुझे बताया जा रहा है, इसकी ज़रा तस्दीक या तरदीद कर दीजिए कि वो लोग जो यूनिवर्सिटी कैंपसेस में हैं, वहाँ पे यूनिवर्सिटी का स्टाफ, वहाँ पे सिक्योरिटी, वहाँ पे टीचर्स, वहाँ वो सब उनके साथ खड़े हैं। लेकिन वो लोग जो प्राइवेट रेजिडेंसेस में रह रहे हैं, जैसे जो हमारी टीवी स्क्रीन पे चल रहा है, अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, घरों में रह रहे हैं, उनके पास, उनको लैंडलॉर्ड्स भी जो हैं वो कह रहे हैं कि आपकी वजह से हमारी बिल्डिंग ख़राब हो रही है, आपकी वजह से हमारा जो है वो यहाँ पे सिस्टम ख़राब हो रहा है, आप चले जाएं। और साथ अटैक्स भी वहाँ पे हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। इसका अगर बताना चाहें कुछ। जी मैम, ये एक बहुत बुरी खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि यहाँ के जो ऑनर्स है मैक्सिमम जो है वो स्टूडेंट्स को, वर्कर्स को निकाल रहे हैं अपने अपार्टमेंट से। वो कहते हैं ये हमारी जगह है, हमारे घर है, आप इधर से निकल जाए। तो स्टूडेंट जाए या जो भी फॉरेनर थे वो कहाँ पे जाए। हम हुकूमत पाकिस्तान से बस ये अपील करते हैं कि हमारे लिए फ्लाइट्स अरेंज करे, ग्रीन कॉरिडोर ओपन करे, क्योंकि मैक्सिमम जो इधर फॉरेनर थे उनके पास वीजे एक्सपायर है, ताकि हम आराम से बहाल अपने घर पहुंच जाए। बाकी अच्छा, करेंगे। आकिफ साहब जरा मेरे साथ रहिएगा, मुझे बताया जा रहा है जी, प्रोड्यूसर साहब जरा लाइन इन कीजिए। आपको अगर लाइन मिल गई है एम्बेसी की, जरा देखें कि वहां से क्या जवाब आता है। लेट्स होप कि कोई कॉल उठा ले यहाँ पे। मोहसिन सारिफ, आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। जी मोहसिन सारिफ, आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता जो है वो मुमकिन नहीं है। और ये अभी की बात नहीं है, ये सारा दिन हम जो है वो कॉल करते रहे तो वहाँ से यही रिस्पॉन्स आ रहा है। ये मुख्तलिफ औकात, आज पूरा दिन हम ट्राई करते रहे तो एम्बेसी जो ये कह रही है, या हुकूमत पाकिस्तान जो ये कह रही है कि एम्बेसी वहाँ पे फैसिलिटेट कर रही है, एम्बेसी आज वहाँ पे संडे मना रही है, एम्बेसी वहाँ पे कॉल अटेंड नहीं कर रही। ठीक है, हम ये नहीं कहते आपका स्टाफ लिमिटेड है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको ये रोज सिचुएशन तो नहीं होती। वहाँ पे आपने अपने पाकिस्तानियों को फैसिलिटेट करना है, वहाँ पे तो कोई कॉल ही नहीं उठा रहा। आप लोग जो कॉल कर रहे हैं, आप लोगों को क्या रिस्पांस मिल रहा है? उमर, आपकी तरफ आती हूँ, क्या रिस्पांस मिल रहा है एम्बेसी की तरफ से? जी हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। ठीक है, हमने एम्बेसी साहब को कॉल भी की है। ठीक है, वो अगर किसी कॉल पिक की है तो वो कोई रिस्पांस नहीं दे रहे। ठीक है, वो बस आज यूनिवर्सिटी में आए हैं। ठीक है, उनसे बच्चों ने यही सवाल किए हैं कि इधर हमारे साथ ये ज्यादती हुई है, ये ऐसा हुआ, आप क्यों नहीं मदद कर रहे, क्यों नहीं अपना ब्लेम एक्सेप्ट कर रहे, और आप न्यूज पे कह रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ, और वो वहाँ से भाग गए। इसके भी प्रूफ हैं हमारे पास। ठीक है, और दूसरा ये है कि इधर हमारी जानों पे बनी हुई है। हम अपने शहरों से निकल के हम जहाँ जहाँ हमको कोई सेफ मिली है, हमारी यूनिवर्सिटी हमारी बहुत हेल्प की है। ठीक है, हम इस टाइम कोई 16-17 मंजिल बिल्डिंग है, ठीक है, हम उसके अंदर हैं और हमने कोई लाइट्स ऑन नहीं की हुई, हम बिल्कुल जो से है लाइट्स के बगैर बैठे हुए हैं। ठीक है, ताकि कोई बंदा बाइक देख ना ले और कोई यहाँ अटैक ना कर दे।
आकिफ, रजा और उमर, हम करते हैं कि आप जल्द से जल्द जो है वो सेफ्टी की तरफ जाएं या घर आएं या वहाँ पे हालात आपके लिए बेहतर हो जाएं, बिकॉज जाहिर है इतना पैसा इतना टाइम आप लोगों ने इन्वेस्ट किया अपने करियर्स के लिए, आपके वालिदैन अलग जो हैं वो परेशान हैं। लेट्स होप कि हमारे तमाम बच्चे जो हैं वो सिक्योर जोन में जो है वो जल्दी आ जाएं, चाहे वो घर हो या वहाँ पर हो। और हुकूमत पाकिस्तान से फिर से इल्तमास है कि जो खबरें आपकी तक आ रही हैं एम्बेसी से वो सही नहीं है। बच्चों के लिए अभी भी सिचुएशन जो है वो काफ़ी मुश्किल है। लेट्स होप कि अगली दफ़ा जब हम प्रोग्राम कर रहे हो तो सिचुएशन जो है वो कंप्लीट कंट्रोल में हो। ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ टुडे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।